जिनका भी सेशन 23 से 27 है उनके लिए मेजर 8 आपका जो है हिंदी उसका वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेमेस्टर 4 वालों के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। इसमें सभी क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर पहले पूछे जा चुके हैं, और ये जितने क्वेश्चन हैं सब आपके सिलेबस से ही है, ठीक है, कहीं भी बाहर नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो है कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इनके पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालिए। यानी इन सभी की अवधारणा सबसे पहले हमें स्पष्ट करते हुए इन सभी के बीच में जो संबंध है उसे उसके ऊपर प्रकाश डालना, उसका वर्णन करना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए समझेंगे। तो आंसर है दोस्तों कि मानव सभ्यता के विकास क्रम में राष्ट्र एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्य घूमते हैं। हिंदी साहित्य और राजनीतिक विज्ञान में ये तीनों शब्द जैसे कि राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं, परंतु सूक्ष्म स्तर पर इन्हें गहरा तात्विक भेद है। जहाँ राष्ट्र एक भौगोलिक और राजनीतिक ढांचा है, वहीं राष्ट्रीयता उसका प्राण है और राष्ट्रीय चेतना व ऊर्जा है जो इसे गतिशील रखती है। यानी जो कह रहा है मानव सभ्यता का विकास क्रम में जो है वो राष्ट्र, ठीक है, बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है, जो कि चारों ओर यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वगैरह यानी इन सभी चारों ओर घूमते रहती है। ये हिंदी साहित्य में, ठीक है, टोटल ये तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ मिली हुई है, जैसे कि राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना, ठीक है। तो ये सभी जो है जहाँ राष्ट्र एक भौगोलिक और राजनीतिक ढांचा होता है, राष्ट्रीयता उसका प्राण होता है और राष्ट्रीय चेतना ऊर्जा होती है। तो ये सब आगे हम लोग नीचे और भी अच्छे से समझेंगे। जो कि पहला हमारा हो जाता है राष्ट्र। तो राष्ट्र के बारे में सबसे पहले देखेंगे, जो कि राष्ट्र शब्द जो है वो संस्कृत की राजू दीप्तो धातु से बना है, जिसका अर्थ है कि प्रकाशमान होना। पाश्चात्य दृष्टि में राष्ट्र का अर्थ केवल एक निश्चित भूभाग और संप्रभुता से है, लेकिन भारतीय मनीषा में राष्ट्र एक सांस्कृतिक पुरुष है, ठीक है। परिभाषा देखिए हम अच्छे से समझेंगे। लिख रहा है कि राष्ट्र उन लोगों का समूह है जो एक निश्चित भूमि पर रहते हैं और जिसका एक साझा इतिहास, समान परंपराएं और एक जैसी जीवन पद्धति हो, उसे ही राष्ट्र बोलते हैं। यानी कि राष्ट्र में वैसे लोगों का समूह होता है जिसका एक निश्चित भूमि होती है, ठीक है, और उसका जो है एक इतिहास होता है और एक ही जैसा परंपरा सबका होता है वहाँ उस राष्ट्र का, तो उसे ही हम लोग राष्ट्र बोलते हैं। तत्व देखा जाए तो लिखा है दोस्तों, इसके लिए 4 तत्व अनिवार्य हैं, जो कि निश्चित भूभाग, जन समूह और साझा संस्कृति और संप्रभुता। तो ये सब तत्व शामिल है, ठीक है, राष्ट्र के लिए। अब है राष्ट्रीयता, एक मानसिक भाव। तो राष्ट्रीयता राष्ट्र की वह आंतरिक शक्ति है जो नागरिकों के हृदय में हम की भावना पैदा करती है। यह केवल नागरिकता नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक एकता है। स्वरूप देखिए तो यह एक ऐसी चेतना है जो व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म और भाषा की संकीर्णता से ऊपर उठाकर राष्ट्र के व्यापक हित से जोड़ती है। तो ये इसका स्वरूप है। निर्माण देखा जाए तो साझा संघर्ष, जैसे कि भारत का ही ले लीजिए, तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम में सब जो है एक हुए थे। सम्मान भाषा और साझा सांस्कृतिक विरासत राष्ट्रीयता के भाव को पुरखता है। तो ये आपका है राष्ट्रीयता। फिर है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना वह मानसिक अवस्था है जिसमें समाज अपने अस्तित्व, गौरव और अधिकारों के प्रति पूरी तरह से सहज हो जाता है। वही हमारा जो है राष्ट्रीय चेतना अवस्था है। हिंदी साहित्य का योगदान देखा जाए तो आधुनिक काल में भारत तेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा और मैथिली शरण गुप्ता की भारत भारती जैसी चेतना जो है वो राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देती है। इसी चेतना का जो है जीवंत प्रमाण है, ये प्रूफ है। महत्व देखा जाए तो जब सोई हुई जनता को झकझोरने का काम करती है ये, या फिर उसे जगाने का, ठीक है। जब किसी राष्ट्र की जनता का यह आभास होने लगता है कि उसका शोषण हो रहा है, उन्हें एकजुट होना,
तब राष्ट्रीय चेतना का जन्म होता है। तो ये हमारा था राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना के बारे में। अब थोड़ा सा देखते हैं इन तीनों का जो है आपस में संबंध क्या है। तो इन तीनों का संबंध एक उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे कि राष्ट्र जो है शरीर है, राष्ट्रीयता जो है उसका स्वभाव है और राष्ट्रीय चेतना उसकी आत्मा है। तो ये तरीका से समझा जा सकता है। इसमें पहला हो गया पूरकता का संबंध। राष्ट्रीय चेतना के बिना राष्ट्रीयता का भाव पैदा नहीं हो सकता और सुदृढ़ सुदृढ़ राष्ट्रीयता के बिना राष्ट्र केवल एक मिट्टी का ढेला बना रहता है। तो इस तरह से पूर्णता का संबंध है, यानी एक दूसरे के बीच का संबंध है। फिर आगे दूसरा हो गया वो है उद्भव और विकास। सबसे पहले राष्ट्रीय चेतना आती है कब? जैसे 1857 की क्रांति के बाद साहित्य और समाज में आई जागृति, उसी तरह ये उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? राष्ट्रीय चेतना आती है। उसके बाद जो है इस चेतना से लोगों में राष्ट्रीयता का भाव आता है। फिर यही संगठित भावना अंततः में जो है एक संप्रभुत्व राष्ट्र का निर्माण करती है। तो पहले राष्ट्रीय चेतना, फिर राष्ट्रीयता, उसके बाद एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये उद्भव और विकास। फिर है तीसरा हमारा सांस्कृतिक निरंतरता। राष्ट्र का निर्माण केवल राजनीति से नहीं होता। जब तक जनता में अपनी संस्कृति के प्रति चेतना जीवित है तब तक राष्ट्र का अस्तित्व जो है अक्षुण्ण रहता है। तो ये सभी था हमारा राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना के बारे में। निष्कर्ष देख लेते हैं। तो लिखा है कि राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना एक ही सत्य के कर्मित चरण है। हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेषकर पूर्ण जागरण काल में इन्हीं तीन तत्वों ने मिलकर भारतीय जनमानस को वैचारिक दासता से मुक्त कराया। एक आदर्श राष्ट्र वही है जहां जनता की अपनी राष्ट्रीय चेतना के प्रति सहज हो और उसकी राष्ट्रीयता का आधार प्रेम और सहीनता हो। तो ये आपका क्वेश्चन था पहला, जो कि बहुत ही अच्छे से हमने समझने का प्रयास किया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बोल रहा है कि भारतीय और पाश्चात्य रंगमंच की अवधारणा, उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। चलिए तो समझे अच्छे से। तो आंसर है कि रंगमंच जो मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे ही सशक्त माध्यम है। विश्व में रंगमंच दो प्रमुख धाराएं रही है, जो कि है भारतीय और पाश्चात्य। जहां भारतीय रंगमंच अध्यात्म, रस और आनंद की अनुभूति पर आधारित है, वही पाश्चात्य रंगमंच जो है यथार्थ, संघर्ष और अनुकरण को प्रधानता देता है। दोनों संस्कृति में नाटक को समाज का दर्पण माना गया है, परंतु उनके शिल्प और दर्शन में गहरा अंतर है। यानी दो माध्यम है, दो धाराएं मानी गई है, एक भारतीय एक पाश्चात्य। ठीक है, जिसमें भारतीय जो है हमारा आध्यात्म, रस और आनंद वगैरह पर आधारित है, वहीं पाश्चात्य जो है वो यथार्थ, संघर्ष, अनुकरण वगैरह पर है। दोनों जो है वो समाज का दर्पण माना गया है, लेकिन दोनों के बीच जो है बहुत ही गहरा अंतर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला देखते हैं हम लोग भारतीय रंगमंच, फिर देखेंगे हम लोग वो, ठीक है, जिसमें इसका देखेंगे अवधारणा और उद्भव के बारे में। तो भारतीय मनीषा में रंगमंच को नाट्य कहा गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है। उसका मानना था कि नाटक वह विधा है जो समाज के हर वर्ग को शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती है। तो ये मानना था भरत मुनि का। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है इसका उद्भव के बारे में। तो भारतीय नाट्य परंपरा का मूल ऋग्वेद के संवाद सूत्रों में मिलता है। भरत मुनि के अनुसार जब समाज में दुख और ईर्ष्या बढ़ जा गई, तब देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने, यानी भगवान ब्रह्मा ने चारों वेदों की तत्व, जैसे कि ऋग्वेद की संवाद, सामवेद का गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस को मिलाकर नाट्य वेद बनाया। ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक नाटकों का स्वर्ण युग ईसा पूर्व से ही शुरू हो गया था। तो ये इसका उद्भव था, जो कि हमारा भारतीय नाट्य का था। आगे देखिए, अवधारणा देखा जाए तो भारतीय रंगमंच का केंद्र रस है, जहां नाटक का उद्देश्य दर्शक को संसार के कष्टों से मुक्त कर एक अलौकिक आनंद
प्रदान करना। इसलिए भारतीय परंपरा में दुखांत नाटकों का निषेध है। यहाँ नाटक सुखांत होते हैं और अंत में सत्य की विजय दिखाई जाती है। तो इस तरीका से जो है यहाँ का रंगमंच दिखाया जाता है। अब इसका देखेंगे भारतीय रंगमंच का विकास यात्रा के बारे में, जिसमें पहला हमारा है सांस्कृतिक नाट्य कला, जो कि प्राचीन में था। तो भास, कालिदास, भवभूति और सुदर्ग जैसे नाटककारों ने भारतीय रंगमंच को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया। कालिदास का जो है अभिज्ञान शकुंतलम, इसका शेखर है, यानी ये जो है उनका एक बहुत ही बड़ा नाटक के रूप में है। ठीक है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। आगे हमारा जो है वो है लोक रंगमंच। लोक रंगमंच जो कि है मध्यकाल का। सांस्कृतिक नाटकों के पतन के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में लोक नाटकों का उदय हुआ। उत्तर भारत में रामलीला, नौटंकी, बंगाल में जात्रा, महाराष्ट्र में तमाशा और दक्षिणी में यक्षगान के रंगमंच को जन जन तक पहुंचाया। तो ये लोक रंगमंच जो कि मध्यकाल में था। फिर हमारा है आगे जो है आधुनिक रंगमंच, जो कि 19वीं शताब्दी में पश्चिमी प्रभाव और पारसी थिएटर के व्यावसायिकता के बीच भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक भारतीय रंगमंच की नींव रखी। आज का रंगमंच जो इप्टा है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के माध्यम से नई प्रयोगों की ओर बढ़ रहा है। ये आधुनिक काल के बारे में है, यानी आज के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में इसका विकास के बारे में देखे हमने। अब देखेंगे जो आगे हमारा वो पाश्चात्य रंगमंच की अवधारणा और उद्भव के बारे में। तो पाश्चात्य रंगमंच का आधार जो है वो अर्थार्थ और कार्य व्यापार है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने नाटक को जीवन का अनुकरण माना है। ठीक है, किसने माना? अरस्तु ने जीवन का अनुकरण माना है। इसका उद्भव देखा जाए तो पाश्चात्य रंगमंच का जन्म जो है प्राचीन यूनानी में, जो ग्रीस में जो देवता हैं डायनेमिस की पूजा और उत्सवों में हुआ था। प्रारंभिक नाटक कोरस के रूप में थे, जो बाद में व्यक्तिगत पात्रों के अभिनय में बदल गए। तो इसका उद्भव जो है वो यूनान से शुरू हुआ। यूनान में जो देवता के रूप में डायनोसियस को पूजा जाता है, तो वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, इसकी अवधारणा देखते हैं। तो अवधारणा है पाश्चात्य रंगमंच में संघर्ष मुख्य तत्व है, जहां नाटक और परिस्थितियों के बीच भीषण नृत्य दिखाया गया है। पाश्चात्य दृष्टि दुखांत और श्रेष्ठ मानती है, क्योंकि यह दर्शक के मन में करुणा और भय पैदा कर उसका मानसिक विचेना करती है। तो ये आपका जो है इसकी अवधारणा है। ठीक है, विवेचन करती है। ठीक है, आगे जो हमारा इसका है वो पाश्चात्य रंगमंच का विकास यात्रा, यानी कि विकास कैसे हुआ था, विकास यात्रा क्या था, जिसमें हमारा पहला हो जाता है यूनानी और रोमन काल। तो एक्रिसलस, सिफोक्लिक और यूरेपिडस ने गंभीर श्राद्धियों की रचना की। रोमन काल में मंच सज्जा और भव्यता पर अधिक जोर दिया गया था। तो ये यूनानी और रोमन काल का है। फिर है एलिजाबेथन युग, जो कि है पूर्ण जागरण काल में विलियम शेक्सपियर ने नाटक को मानवीय स्वभाव और जटिल मनोवैज्ञानिक से जोड़ा। हैमलेट, मैकबेथ जैसे नाटकों ने वैश्विक रंगमंच की दिशा बदल दी। तो ये एलिजाबेथन युग के बारे में। फिर आधुनिक युग में क्या है, तो 19वीं और 20वीं सदी में इब्सन और चेकब के ने जो है यथार्थवादी नाटकों की शुरुआत की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एब्सर्स थिएटर और बोतले वेरक्त के एपिक थिएटर ने पाश्चात्य मंच को पूरी तरह से क्रांतिकारी बना दिया। तो ये इसका विकास जो है विकास यात्रा था, किसका? पाश्चात्य रंगमंच का। ठीक है, दोनों का तुलनात्मक अंतर हम लोग अब देखेंगे। तो भारतीय और पाश्चात्य रंगमंच में सबसे बड़ा अंतर नायक और उद्देश्य क्या है। भारतीय नाटक में नायक जो है धीरोदात्त होता है और उद्देश्य जो है धर्म की स्थापना है, जिसके विपरीत जो है पाश्चात्य नाटक जो है वो दोषपूर्ण हो सकता है और उसका उद्देश्य जो है जीवन की कड़वी सच्चाई का चित्रण करना है। तो भारतीय रंगमंच संगीत और नृत्य प्रधान है, जबकि पाश्चात्य रंगमंच जो है संवाद और दृश्य यथार्थ प्रधान है, यानी दोनों अंतर है। ठीक है, तो एक जो है वो धर्म और भारतीय जो
नाटक वगैरह को बढ़ावा देना, और दूसरा जो है वो जीवन की कड़वी सच्चाई वगैरह का चित्रण करना। तो दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, आगे इसका निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष लिखा है कि भारतीय रंगमंच जहां आध्यात्मिकता और आनंद पर आधारित है, वहीं पाश्चात्य रंगमंच यथार्थ और जीवन की संघर्ष पर केंद्रित है। वर्तमान समय में ये दोनों धाराएं एक दूसरे की पूरक बन गई है। जहां नाटकों की तकनीकी पक्ष पाश्चात्य है तो उसकी आत्मा भारतीय लोक तत्व से प्रेरित है। तो ये हमारा था, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से समझा। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, जो है दोस्तों कि हिंदी रंगमंच के विकास में भारत तेंदु हरिश्चंद्र का योगदान का वर्णन कीजिए। यानी हिंदी रंगमंच के विकास में इनका क्या योगदान रहा, वो आपको अच्छे से लिखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में करना है। तो चलिए देखेंगे आंसर। बोल रहा है कि हिंदी रंगमंच के इतिहास में भारत तेंदु हरिश्चंद्र जो 1850 से 1885 तक माने जाते हैं, उनका आगमन एक युगांतकारी घटना है। उन्हें आधुनिक हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है। भारत तेंदु से पूर्व हिंदी में रंगमंच के नाम पर या तो केवल रामलीला या फिर रासलीला जैसे लोक नाट्य थे, या फिर पारसी थिएटर की व्यावसायिकता जैसे जिसमें कला के नाम पर अश्लीलता और चमत्कारी हावी था। भारत तेंदु ने एक ऐसे रंगमंच की स्थापना की जो भारतीय परंपरा से जुड़ा था और आधुनिक राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत था। यानी कहने का मतलब ये है, यानी भारत तेंदु हरिश्चंद्र से पहले जो रंगमंच था वो सिर्फ लिमिटेड था, यानी रामलीला, रासलीला और बहुत सारे ऐसे पारसी थिएटर वगैरह थे जो कला के नाम पर सिर्फ चमत्कारी हावी अश्लीलता वगैरह दिखाते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा रंगमंच की स्थापना की जिसमें जो है भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ सिर्फ वगैरह दिखाया जाए और जो है आधुनिक राष्ट्रीय चेतना को ही जागृत किया जाए। तो ऐसा इन्होंने जो है निर्माण किया। और आगे देखिए, देखेंगे हम लोग कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र का योगदान, जिसमें पहला हो गया साहित्यिक गरिमा की स्थापना यानी नाटक लेखन। भारत तेंदु ने हिंदी रंगमंच को बाजार से निकालकर साहित्य से जोड़ा। उन्होंने 17 नाटकों की रचना की जिसमें मौलिक और अनुदित दोनों शामिल है, यानी दोनों नाटक शामिल है। टोटल 17 नाटकों की रचना की। मौलिक नाटक जिसमें आगे हमारा भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र जैसे नाटकों के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन समाज की बुराइयों और राजनीतिक गुलामी पर कड़ा प्रहार किया। तो ये मौलिक नाटक उनके द्वारा लिखा गया था, भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। फिर है अनुदित नाटक, उन्होंने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी के कलायजी नाटक, ठीक है, जैसे कि मुद्रा राक्षस, विधा सुंदर, दुर्लभ बंधु का अनुवाद कर हिंदी मंच को विश्व स्तरीय साहित्य प्रदान किए। यानी बहुत सारे ऐसे नाटक जो संस्कृत में थे, बंगला में थे, अंग्रेजी में थे, उन्हें उसने जो है वो हिंदी में अनुवाद करके विश्व स्तर पर इसे प्रदान किया। ठीक है, तो ये दो तरीके से दो नाटक थे। आगे देखें तो पारसी थिएटर का विरोध और विदेश उद्देश्यपूर्ण रंगमंच। उस काल में पारसी थिएटर की कंपनियां सक्रिय थी जिसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना था और भड़कीले दृश्य से मनोरंजन कराना था। भारत तेंदु ने इसका विरोध किया और नेशनल थिएटर की स्थापना के लिए प्रेरित किया। उसका उद्देश्य एक ऐसा रंगमंच बनाना था जो शिक्षित समाज को आकर्षित करे, जिसमें राष्ट्र का उत्थान की भावना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पारसी थिएटर की कंपनियां थी उस समय चालू थी और इनका उद्देश्य, जो थिएटर कंपनियां थी उसका उद्देश्य सिर्फ रहता था पैसा कमाने से। लेकिन भारत तेंदु ने इसका विरोध किया और नेशनल थिएटर की स्थापना करने के लिए प्रेरित भी किया सभी लोगों को। और उनका उद्देश्य था कि ऐसा हम रंगमंच बनाएंगे जिसमें शिक्षित समाज को आकर्षित करे और राष्ट्र के लिए उत्थान की भावना हो। तो ये इनका भारत तेंदु हरिश्चंद्र का योगदान था। आगे देखिए, जो तीसरा था अभिनय और निर्देशन में सक्रियता। भारत तेंदु केवल कागजों पर नाटक लिखने वाले लेखक नहीं थे, बल्कि वे एक मंचकर्मी भी थे। उन्होंने स्वयं अभिनय भी किया। काशी में हुए जानकी मंगल नाटक के मंचन में उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ठीक है, फिर आगे उन्होंने नाटक मंडलियों का गठन किया और मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था और पात्रों के संवाद
अदागिये पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक साहित्य की रीति को मंच पर जीवंत किया जा सकता है, मंच पर दिखाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है राष्ट्रीय चेतना और जन जागरण। भारत तेंदु का रंगमंच देश की आज़ादी का हथियार बना। भारत दुर्दशा में उन्होंने लिखा, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई। यह केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि सोए हुए भारतीयों के लिए एक आह्वान था। उन्होंने रंगमंच के माध्यम से बाल विवाह, धार्मिक पाखंड और अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक किया। यानी भारत तेंदु ने जो है भारतीय आज़ादी के लिए भी हथियार के रूप में लिखा। ठीक है, और जो भी समाज की जो कुरीतियाँ वगैरह थी, मतलब कमियां वगैरह थी, उन सभी को पर जो है अपनी नाटक लिख के, रंगमंच लिख के लोगों को जागृत करने का, जागरूक करने का भी काम किया। आगे हमारा पांचवा जो है सांस्कृतिक, शास्त्रीय और लोक परंपरा का समन्वय। भारत तेंदु ने संस्कृत की लोकनाट्य और पश्चिमी यथार्थवाद के बीच एक सेतु का निर्माण किया। उन्होंने अपने नाटकों में लोक नाट्य शैली जैसे कि नौटंकी की, लावनी छंद और स्वयं वगैरह का प्रयोग किया ताकि सामान्य जनता उनसे जुड़ सके। अंधेर नगरी में लोक तत्व का उपयोग कर उन्होंने उसे एक अमर राजनीतिक व्यंग बना दिया। यानी वो जो है अपने नाटकों में शास्त्रीय और लोक परंपरा को मिला दिए। ठीक है, आगे छठा है नाटक सिद्धांत का प्रतिपादन। उसने नाटक जो कि 1883 नाम से एक महत्वपूर्ण सौंदर्यात्मक निबंध लिखा। यह हिंदी में नाट्य चिंतन की पहली मौलिक पुस्तक मानी जाती है। इसमें उन्होंने बताया कि समय बदल चुका है, इसलिए प्राचीन रस सिद्धांतों के साथ साथ अब नाटकों में कौतूहल और सामयिकता का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सभी उनके द्वारा जो है योगदान रहा, महत्वपूर्ण भूमिका रही। आगे देखेंगे तो लिखा है कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने, ये हम निष्कर्ष देख लें। ठीक है, तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी रंगमंच को एक संस्कारित रूप से प्रदान किया। उन्होंने हिंदी नाटक को पढ़ने की वस्तु के साथ साथ देखने और अनुभव करने की वस्तु बनाया। उनके प्रयास का ही परिणाम था कि आगे चलकर जयशंकर प्रसाद जैसे महान नाटककार हिंदी को मिले। संक्षेप में भारत तेंदु ने हिंदी रंगमंच की वह आधारशिला रखी जिस पर आज की आधुनिक भारतीय नाटक खड़ा है। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से, यानी हमने अच्छे से समझा कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटक की विकास में किस तरीका से अपनी भूमिका दी। तो ये सभी आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी रंगमंच की विकास यात्रा का वर्णन कीजिए। यानी हिंदी रंगमंच का जो विकास हुआ उसके ऊपर आपको एकदम संक्षिप्त में लिखना है, 4 पेज में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर समझेंगे। तो आंसर है कि हिंदी रंगमंच का विकास यात्रा भारतीय संस्कृति और जनमानस की चेतना के कार्मिक विकास की कहानी है। रंगमंच केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं बल्कि समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों का गवाह रहा है। हिंदी रंगमंच की यह यात्रा मध्यकालीन लोक उत्सवों से प्रारंभ होकर आज की आधुनिक और प्रयोगात्मक परफॉर्मिंग आर्ट्स तक फैला हुआ है। यानी जो हिंदी रंगमंच है उसका विकास यात्रा जो देखा जाए तो भारतीय संस्कृति और जनमानस की एक चेतना का कहानी समझ सकते हैं। ठीक है, रंगमंच जो है सिर्फ मनोरंजन तक ही नहीं बल्कि समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन वगैरह को भी दिखाता है, उन सभी का भी गवाह के रूप में है। ठीक है, आगे देखेंगे हिंदी रंगमंच के विकास यात्रा, जिसमें पहला हो गया हम लोग का पूर्व भारत तेंदु काल। ठीक है, जो कि लोक रंगमंच का विरासत। तो आधुनिक हिंदी रंगमंच की जड़ें भारत के प्राचीन लोक परंपरा से ही शुरू है। धार्मिक आधार तो भक्ति काल में रामलीला और रासलीला ने रंगमंच को जन भाषा के करीब लाया। यह रंगमंच खुले मैदान में होता था जहां दर्शक और पात्र के बीच दूरी बहुत ही कम होती थी। ठीक है, तो ये धार्मिक आधार जहां रामलीला, रासलीला। फिर हमारा हो गया क्षेत्रीय विधाएं, अवध की नौटंकी, ब्रिज की स्वयं, बिहार की विदेशिया और राजस्थान की ख्याल। ठीक है, राजस्थान की ख्याल ने हिंदी
रंगमंच के लिए एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जिसमें संगीत, नृत्य और संवाद का अद्भुत मिश्रण हुआ करता था। ठीक है, तो ये पहला था हमारा। फिर आगे है भारत तेंदु युग, यानी कि उसके बाद भारत तेंदु युग में क्या हुआ था। तो हिंदी रंगमंच का पूर्ण जागरण। हिंदी रंगमंच को एक निश्चित साहित्यिक ढांचा का श्रेय जो है भारत तेंदु हरिश्चंद्र को जाता है, जिसमें उन्होंने जो है व्यवसायिक का विरोध किया। भारत तेंदु ने तत्कालीन पारसी थिएटर का नकलची और फूहड़ प्रवृत्तियों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने हिंदी रंगमंच को अपनी मिट्टी और संस्कृति से जोड़ा। ठीक है, फिर उनका जो है महत्वपूर्ण योगदान क्या था, उन्होंने अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जैसे कालजयी नाटकों की रचना की। उन्होंने न केवल नाटक लिखे बल्कि स्वयं अभिनय भी किया और काशी नेशनल थिएटर जैसी संस्थाओं के माध्यम से रंगमंच को सामाजिक सुधार का माध्यम भी बनाया। तो ये सभी महत्वपूर्ण योगदान भी थे भारत तेंदु हरिश्चंद्र का, जो कि इनके मतलब हिंदी रंगमंच के विकास में था। आगे जो तीसरा हमारा फिर है प्रसाद युग, ऐतिहासिक और दार्शनिक गरिमा। तो जयशंकर प्रसाद ने हिंदी रंगमंच को बौद्धिक ऊंचाइयां प्रदान की, जिसमें देखिए सांस्कृतिक गौरव अगर देखा जाए तो प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से भारत के स्वर्णिम इतिहास को पुनर्जीवित किया, यानी इतिहास जो ऐतिहासिक नाटक वगैरह थे उन सभी को लिखा। फिर है मंचीयता का दृढ़। हालांकि आलोचकों ने उनके नाटकों को मंचन के लिए कठिन माना, लेकिन उन्होंने हिंदी नाटकों को गंभीर विमर्श और दार्शनिक गहराई से संपन्न किया। उन्होंने ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से स्त्री अधिकारों के प्रश्न को पहली बार इतने सशक्त ढंग से मंच पर रखा। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो भूमिका रही विकास में, तो वो था। आगे देखिए यह सर्वांत्योत्तर काल, ठीक है, आधुनिक और यथार्थवाद, जो कि 1950 से 1980 तक माना जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद हिंदी रंगमंच में नया नाटक आंदोलन शुरू हुआ, जिसने रंगमंच को आम आदमी के दृढ़ और महानगरीय त्रासदी से जोड़ा। इसका प्रमुख स्तंभ देखा जाए तो मोहन राकेश के नाटक, जो कि आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ने हिंदी रंगमंच का वैश्विक आधुनिकता प्रदान की। आधे अधूरे मध्यवर्गीय परिवार से विघटन का सबसे सशक्त दस्तावेज माना जाता है। तो ये प्रमुख स्तंभ था। प्रयोग धार्मिकता, धर्मवीर भारती का जो है अंधा युग हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नीति नाट्य बना, जिसने युद्ध की विभीषिकता और मानवीय संकट को महाभारत के संदर्भ में प्रस्तुत किया। इसी दौर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST की स्थापना ने निर्देशन और अभिनय को एक बहुत ही पेशेवर आयाम भी दिया। तो ये रहा हमारा जो है ये आपका जो है इस काल का विकास। फिर आगे देखिए, आगे है पांचवा हमारा समकालीन रंगमंच विविध दिशाएं, जो कि 1980 से अब तक का। तो आज का हिंदी रंगमंच प्रयोग और लोक तत्वों की वापसी का युग है। नुक्कड़ नाटक, सफदर हाशमी ने रंगमंच को आम जनता के संघर्ष से सीधे जोड़ने के लिए नुक्कड़ नाटक की परंपरा का समृद्ध किया। फिर लोक शैलियों का समावेश, हबीब तनवीर, जिसको चरणदास चोर भी बोलते हैं, और इब्राहिम अलकाजी जैसे निर्देशकों ने लोक शैलियों और आधुनिक तकनीक का एक ऐसा समन्वय किया जो कि हिंदी रंगमंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हुआ। ठीक है, तो इन लोगों के माध्यम से। तो ये सभी था हिंदी रंगमंच की विकास यात्रा के बारे में। निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि हिंदी रंगमंच की विकास यात्रा रामलीला से खुले मंच से शुरू होकर आधुनिक स्टूडियो थिएटर तक पहुंची। इस यात्रा में इसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने जो है आधुनिक विचारों के साथ भी पिरोया। आज हिंदी रंगमंच न केवल साहित्यिक है, बल्कि वह सामाजिक परिवर्तन का एक अनिवार्य औजार भी बन गया है, औजार भी है। ठीक है, तो ये हिंदी रंगमंच का विकास के बारे में था। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे दोस्तों, जो कि क्वेश्चन नंबर 5वां है कि प्रसाद युगीन हिंदी रंगमंच की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो चलिए हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि हिंदी नाट्य साहित्य और रंगमंच के इतिहास में जयशंकर प्रसाद, जो कि 1889 से लेकर 1937 तक उनका माना जाता है, का युग एक क्रांतिकारी मोड़ है। भारत तेंदु युग में जहां नाटक मुख्य रूप से समाज सुधार और जन जागरण का माध्यम था, वही प्रसाद युग में आकर यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और दार्शनिक गंभीरता का पर्याय बन चुका था। प्रसाद जी ने हिंदी रंगमंच को पारसी थिएटर की व्यावसायिकता और सतहीपन से मुक्त कर उन्हें एक ऐसी ऊंचाइयां प्रदान की जहां वह विश्व की श्रेष्ठ नाटकों की श्रेणी में खड़ा हो सके। यानी देखिए, कहने का मतलब ये है, जो हिंदी नाटक साहित्य और रंगमंच के इतिहास में जो जयशंकर प्रसाद ने अपना समय दिया, वो 1889 से लेके 1937 तक माना जाता है। और ये जो है बस मतलब इस युग में कहा जाता है कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और दार्शनिक गंभीरता का एक बहुत बड़ा भूमिका के रूप में रहा था। ठीक है, आगे हम लोग नीचे अच्छे से समझेंगे कि हिंदी रंगमंच में इनकी विशेषता क्या रही। तो पहला हो गया हम लोग का ऐतिहासिक गौरव और सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। प्रसाद जी के हिंदी रंगमंच की सबसे प्रमुख आधार इतिहास है। उन्होंने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल को अपने नाटकों की पृष्ठभूमि बनाया, यानी उन्होंने जो है अपने इतिहास को जो है नाटक की पृष्ठभूमि बनाया, और खास करके गुप्त और मौर्य वंश के नाटक को। फिर राष्ट्रीय चेतना, तो तत्कालीन भारत ब्रिटिश दस्ता में था। ऐसे समय में प्रसाद ने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजात शत्रु जैसे नाटकों के माध्यम से देशवासियों को उनके गौरवशाली अतीत वगैरह को दिला के उन्हें जागृत किया। ठीक है, फिर सांस्कृतिक समन्वय। उसका रंगमंच केवल युद्धों का वर्णन नहीं करता था, बल्कि भारतीय संस्कृति की उदारता, समन्वय और अध्यात्म को भी मंच पर जीवित करता था। तो ये ठीक है। फिर दूसरा हमारा जो है कि यंत्र दृढ़ और मनोवैज्ञानिक चित्रण। प्रसाद ने नाटकों की एक बड़ी विशेषता पात्रों का आंतरिक दृढ़ है। उनके नाटक केवल वीर योद्धा नहीं, बल्कि वे मानसिक उलझने और भावुकता से भी भरे हुए रहते हैं। यानी उसके नाटक में सिर्फ वीर योद्धा, लड़ाई वगैरह नहीं, बल्कि साथ ही साथ मानसिक उलझन और भावुक वगैरह से भी उनका नाटक भरा हुआ रहता है। आगे देखिए, मानवीय संवेदना। स्कंदगुप्त का नायक अधिकतर सुख के मोह से मुक्त होना चाहता है। पात्रों के भीतर चल रहा वह वैचारिक संघर्ष पाश्चात्य नाटक कला के प्रभाव को दर्शाता है, जहां नायक की बाहरी जीत से अधिक उसकी आंतरिक यात्रा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे मानवीय संवेदना भी दिखाई गई है। आगे है नारी चेतना का अधिक क्रांतिकारी स्वरूप। प्रसाद जी ने हिंदी रंगमंच को अत्यंत सशक्त और आत्मनिर्भर नारी पात्र दिए। उन्होंने नाटकों में स्त्री केवल करुणा की मूर्ति नहीं, बल्कि वे राजनीति और युद्ध में भी सक्रिय है, ऐसा उन्होंने अपने नाटक के माध्यम से दिखाया। जिसमें एक नाटक है जो है ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी का विद्रोह। ध्रुव स्वामिनी नाटक हिंदी रंगमंच के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसमें प्रसाद जी ने पहली बार नारी के मोक्ष और पूर्ण विवाह के अधिकार को उठाया। उन्होंने वीरता, प्रेम और स्वाभिमान का एक ऐसा मिश्रण प्रस्तुत किया जो तत्कालीन समाज के लिए बहुत ही सर्वथ नवीन था। ठीक है, तो ये उन्होंने जो है अपने नाटक के माध्यम से नारी शक्ति को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, आगे देखिए, चौथा जो है वो है गीतों का समावेश और काव्यात्मकता। प्रसाद जी ने मूलतः कवि थे, यानी प्रसाद जी एक कवि थे, इसलिए उनके नाटक में काव्यात्मकता और गीतों का सुंदर प्रयोग वगैरह भी मिलता है। भाव प्रवणता। उनके नाटक के गीत न केवल नाटक को गति को बढ़ाते हैं, बल्कि दर्शकों में ओज और देश प्रेम का संचार भी करते हैं। वे गीत नाटक के वातावरण को संगीतमय और प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, तो ये सभी उनका नाटक की है। फिर आगे जो पांचवा है वो भाषा का शिल्प, तत्म प्रधान और गरिमामयी। ठीक है, तो प्रसाद युग की भाषा भारत तेंदु युग की तुलना में अधिक परिमार्जित और संस्कृत निष्ठ है। ठीक है, जिसमें बौद्धिक
संवाद वगैरह है। उनके संवादों में गंभीरता और दार्शनिकता है। हालांकि इस भाषा शैली पर कठिन होने का आरोप लगा है, लेकिन इसने हिंदी रंगमंच को या ग्राम्भिक गर्भीय दिया है, जो एक उच्च स्तरीय साहित्यिक कृति के लिए बहुत ही जरूरी भी है। ठीक है, फिर आगे हमारा छठा है जो कि भारतीय और पाश्चात्य नाटकों सिद्धांतों का समन्वय। तो प्रसाद जी ने भारतीय जो है रस सिद्धांत और पाश्चात्य संघर्ष के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाया और दोनों को मिलाया। ठीक है, जैसे प्रसादंत नाटक, उनके नाटक ना तो पूरी तरह से मतलब दुखी वाला हुआ करता था और ना ही पूरी तरह से कॉमेडी वाला हुआ करता था। वो अक्सर एक उदांत और गंभीर मानसिक स्थिति पर समाप्त होते थे, जिसे आलोचकों ने प्रसादंत कहा है। ठीक है, जिसे आलोचकों ने प्रसादंत भी कहा है। आगे सातवां है मंचीयता की चुनौती। प्रसाद जी के रंगमंच पर अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि उनके नाटक जो है मंच पर खेलने योग्य नहीं है। यानी इनके नाटक पर हमेशा प्रश्न उठाया जाता है कि आपका जो नाटक है वो मंच पर खेलने योग्य नहीं है, क्योंकि लंबे लंबे है ऐसा वगैरह। कारण दृश्य को बार बार बदलना पड़ता है, लंबे दार्शनिक संवाद और युद्ध का कठिन दृश्य वगैरह है, जो कि मंच पर दिखाना संभव नहीं है, ऐसा हमेशा माना जाता है। ठीक है, आगे प्रसाद का दृष्टिकोण इसमें क्या था, तो उनका स्पष्ट मानना था कि रंगमंच को नाटक के अनुसार विकसित होना चाहिए। उन्होंने हिंदी रंगमंच को चुनौती दी और वह अपनी तकनीकी क्षमताओं को भी बढ़ाएं। आधुनिक समय में इब्राहिम अलकाजी जैसे निर्देशकों ने उनके नाटकों को अत्यंत सफलतापूर्ण मंच पर प्रस्तुत कर इस आरोप को गलत सिद्ध भी कर दिया। यानी इब्राहिम अलकाजी जो थे वो जो है मंच पर इनके नाटक को जो है प्रस्तुत करके जितने भी आलोचक थे उन्हें गलत सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये था निष्कर्ष। देखते हैं निष्कर्ष है दोस्तों कि आपका जो है जयशंकर प्रसाद जो है उनके द्वारा प्रसाद युगीन हिंदी रंगमंच सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय चेतना का युग है। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को पारसी थिएटर की सतही मनोरंजन से मुक्त कर उन्हें साहित्यिक गरिमा और दार्शनिक गहराई प्रदान की। हालांकि उनके नाटक का मंचन की दृष्टि से कठिन माना गया है, लेकिन उन्होंने स्त्री अधिकारों और राष्ट्रीय अस्मिता के जो प्रश्न उठाए वो आज भी प्रासंगिक है। इसी कारण प्रसाद जी का युग हिंदी रंगमंच का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर छठा देखेंगे जो है हमारा कि आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच पर राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम अच्छे से समझेंगे। आंसर है दोस्तों, बोल रहा है कि आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच का उद्भव और विकास भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध में अपनी पहचान खोज रहा था, तब रंगमंच ने जन जागरण के सबसे सशक्त माध्यम के रूप में काम किया। हिंदी नाटकों में राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव केवल देशभक्ति के गीत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सामाजिक सुधार और राजनीतिक प्रतिरोध की एक पूरी लहर पैदा की थी। यानी कह रहा है कि देखिए हिंदी नाटक जो है, आधुनिक हिंदी नाटक और इसका रंगमंच का उद्भव जो है वो 19वीं शताब्दी में जब भारत अंग्रेज शासक के खिलाफ विरुद्ध में अपनी पहचान खोज रहा था, उसी समय ये जन जागरण और जो है ये जन जागरण का सबसे सशक्त माध्यम के रूप में जो है रंगमंच उभरा था। ठीक है, और ये जो है सभी लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का भाव पैदा किया। तो राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव क्या था, तो देखिए पहला हो गया भारत तेंदु युग। राष्ट्रीय चेतना का प्रबोधन जो 1850 से 1900 तक हिंदी रंगमंच पर राष्ट्रीय चेतना का पहला और सबसे प्रखर प्रभाव भारत तेंदु हरिश्चंद्र के काल में दिखाई देता है। भारत तेंदु ने नाटक को मनोरंजन के स्थान पर राष्ट्र निर्माण का साधन बनाया। यानी मनोरंजन के साथ साथ मनोरंजन को हटा दिया, बंद कर दिया, पारसी थिएटर वगैरह का विरोध किया। उन्होंने जो है वो नाटक को मनोरंजन के स्थान पर राष्ट्र निर्माण का साधन बनाया। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक चेतना। भारत तेंदु ने अपनी नाटक भारत दुर्दशा, देश के कंगाली और ब्रिटिश शोषण का सीधा चित्रण किया। उन्होंने अंग्रेज राज सुख साज सजे भारी पे धन विदेश चली जात यही बड़ी
ख्वाजी जैसे पंक्तियों के माध्यम से जनता को आर्थिक गुलामी के प्रति से संचेत किया। यानी कहने का मतलब ये है, उन्होंने भारत दुर्दशा नाटक के माध्यम से लोगों को जागृत करने का और अंग्रेज के बारे में, अंग्रेज के काले चिट्टा उनके द्वारा जो हड़पा जा रहा था, हमारे देश को लूटा जा रहा था, उन सभी को जो है अपने नाटक के माध्यम से दिखाया। ठीक है, आगे देखिए, व्यवस्था का विरोध। अंधेर नगरी में उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से शासन के विवेकहीनता पर प्रहार किया। इस युग के नाटकों ने जनता को पहली बार यह एहसास कराया कि उसकी दुर्दशा के लिए विदेशी शासन और उसकी अपनी क्रूरतियां वगैरह ही शामिल है। यानी उसकी जो अभी दशा है उसके लिए अंग्रेज सरकार और अपनी क्रूरतियां वगैरह ही जिम्मेदार वगैरह है। आगे देखिए, दूसरा जो है प्रसाद युग, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ऐतिहासिक गरिमा, जो कि 1900 से 1950 तक, जो जयशंकर प्रसाद के समय तक राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में व्यापक हो चुका था। इस काल में राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक गौरव के रूप में मंच पर आई थी। अतीत का गौरववान प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु जैसे नाटकों के माध्यम से भारत के उस स्वर्ण युग को चित्रित किया है जब देश शक्तिशाली और स्वतंत्र था। उन्होंने दिखाया कि कैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने विदेशी आक्रमणकारियों को बाहर खदेड़ा था। तो ये सब उन्होंने जो है जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से दिखाया, रंगमंच के माध्यम से दिखाया। फिर बलिदान की भावना, उनके नाटकों के पात्र राष्ट्र के लिए सर्व त्याग करने का तात्पर्य है। अरुण या मधुमय देश हमारा जैसे गीतों ने भारतीयों के भीतर अपने देश के प्रति प्रेम और गौरव की पराकाष्ठा भरी थी। यह रंगमंच भारतीयों को सोई हुई अस्मिता को जगाने का प्रयास था, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा। फिर हमारा आगे है स्वात योन्तर काल, जो कि महाभोग और पुनर्निर्माण की चेतना, जो कि 1950 से 1980 तक। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप बदल गया। अब यह केवल अंग्रेजों के विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्र के भविष्य और आंतरिक संकटों पर भी केंद्रित हो गई थी, जिसमें मूल्यों का संकट, धर्मवीर भारती की गीति नाट्य, अंधा युग, युद्ध के बाद राष्ट्रीय त्रासदी और नैतिक पतन का चित्रण करता है। यह स्वतंत्र भारत के सामने खड़े मूल्यहीनता के संकट को भी रेखांकित करता है। यानी जो धर्मवीर भारती के द्वारा जो अंधाधुन लिखा गया नाटक, उसके माध्यम से जो है वो राष्ट्रीय त्रासदी और नैतिक पतन वगैरह का चित्रण कर रहा है। तो ये सभी के माध्यम से आगे जो है आम आदमी का पीड़ा दिखाया गया, जो कि राकेश मोहन के आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, ये सभी नाटकों में दिखाया गया है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद भी व्यक्ति आंतरिक रूप से कितना अकेला और खंडित है। इस दौर में राष्ट्रीय चेतना व्यवस्था में प्रति असंतोष और महाभोग के रूप में भी प्रकट हुई। ठीक है, अब चौथा है जो है हमारा नुक्कड़ नाटक और सक्रिय जन चेतना, जो 1980 के बाद का है। तो समकालीन समय में राष्ट्रीय चेतना रंगमंच के माध्यम से महलों और यानी सभागारों से निकलकर सीधे सड़क पर आ गई। ठीक है, जिसमें राजनीतिक प्रतिरोध, सफदर हाशमी और उनके दल जन नाट्य मंच ने नुक्कड़ नाटकों के जरिए सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध आवाज उठाई। ठीक है, फिर है लोकतांत्रिक भागीदारी। आज का रंगमंच हाशियों के समाज, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है, जब राष्ट्रीय चेतना का अर्थ है राष्ट्र के हर नागरिक को न्याय और समानता दिलाना। ठीक है, तो ये सभी। आगे हमारा पांचवा है दोस्तों, वो है स्त्री चेतना, राष्ट्र की आधी आबादी का आवाज। आधुनिक रंगमंच पर राष्ट्रीय चेतना एक ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष नारी मुक्ति भी है। भारत तेंदु ने नील देवी से लेकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी और आधुनिक नाटकों तक स्त्री की राष्ट्र की शक्ति के रूप में दिखाया गया है। जब तक राष्ट्र की स्त्रियां स्वतंत्र नहीं होगी, राष्ट्र स्वतंत्र नहीं कहलाएगा। यह विचार आधुनिक नाटकों का केंद्र बना। यानी कहने का मतलब ये है,
आधुनिक रंगमंच पर जो है राष्ट्रीय चेतना का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष रहा है नारी मुक्ति। जैसे कि भारत तेंदु में देखिए नील देवी, और आपका प्रसाद युग में जो देखिए ध्रुव स्वामिनी, और आधुनिक नाटकों तक जो है स्त्री की राष्ट्र शक्ति के रूप में दिखाया गया है। और कहलाया गया है कि जब तक राष्ट्र की स्त्रियां स्वतंत्र नहीं होगी तब तक जो है राष्ट्र जो है स्वतंत्र नहीं कहलाएगा। तो ये ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग आगे निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष है दोस्तों कि आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच राष्ट्रीय चेतना के विकास का ही परिणाम है। जहां भारत तेंदु ने दूरदर्शा दिखाकर, यानी भारत दूरदर्शा ये नाटक के माध्यम से जनता को जगाया, वहीं प्रसाद ने गौरव दिखाकर उसमें आत्मविश्वास भरा। स्वतंत्रता के बाद नाटककारों ने व्यवस्था की कमियों का उजागर कर राष्ट्र को सुधारने का प्रयास किया। अंत हिंदी रंगमंच हमेशा से भारतीय राष्ट्रवाद का एक जीवंत दस्तावेज रहा है, जिसने समाज को न केवल आईना दिखाया बल्कि उसे बदलने का भी प्रयास किया है, प्रेरणा दी है। तो ये हमारा हिंदी नाटक के बारे में था। यानी ये जो है भारत तेंदु ने इसमें दूरदर्शा दिखाया जनता को, वही प्रसाद जी ने जो है गौरव दिखाकर आत्मविश्वास भरा। तो फिर स्वतंत्रता के बाद नाटककारों ने क्या किया, जो भी कमियां थी, जो भी व्यवस्था में कमियां थी, उन सभी को उजागर करके एक बहुत ही सुंदर राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सभी था हिंदी नाटक के बारे में। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां है जो है समकालीन हिंदी नाटकों में राष्ट्रीय, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आंसर है कि समकालीन हिंदी नाटक जो कि 1960 के बाद का है, अपनी विषय वस्तु और शिल्प में अत्यधिक क्रांतिकारी रहा है। जहां भारत तेंदु युग में सुधारवाद, प्रसाद युग में ऐतिहासिक गौरव प्रधान वगैरह था, वहीं समकालीन नाटक में यथार्थ की करवाहट और व्यवस्था के प्रति विरोध का दर्पण रहा। 1947 की आज़ादी के बाद जनता की जिस खुशहाली की उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई, तो सहभोग की स्थिति पैदा हुई। यह सहभोग ने समकालीन नाटकों में एक प्रखर राष्ट्रीय, सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। तो चलिए समझते हैं। कहने का मतलब ये है जो समकालीन हिंदी नाटक है जो हमारा 1960 के बाद का है, तो उसमें जो है उसका जो विषय वस्तु था वो बहुत ही क्रांतिकारी रहा है। भारत तेंदु युग में क्या था, सुधारवाद था। प्रसाद युग में क्या था, गौरव प्रधान था। वहीं आप देखिएगा जब समकालीन युग आया तो यथार्थ का करवाहट आ गया और व्यवस्था वगैरह जो था उसके प्रति बहुत ज़्यादा विरोध हो गया। क्योंकि क्या हुआ, जब आज़ादी के बाद जनता को लगा था जो उम्मीद थी खुशहाली की वो पूरा तरह से पूरी नहीं हो पाई। जो पूरी ना होने के बाद जो है हमारा समकालीन नाटकों ने अपने जो है नाटक के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना वगैरह को जागृत किया लोगों में, ठीक है। तो ये सभी कमियां वगैरह को दिखाया, ठीक है। आगे देखिए हिंदी नाटकों में राष्ट्रीय, सामाजिक और राजनीतिक चेतना, जिसमें पहला हो जाता है राजनीतिक चेतना, सत्ता और व्यवस्था का विरोध। तो समकालीन नाटकों में राजनीतिक चेतना का सबसे मुख्य रूप जो है सत्ता का प्रति विश्वास है। 1960 के दशक के बाद नाटककारों ने लोकतंत्र के खोखलापन और राजनीति के अपराधीकरण का निशाना बनाया। यानी समकालीन नाटक में जो राष्ट्रीय चेतना का सबसे मुख्य रूप क्या था, वो सत्ता के प्रति अविश्वास था। 1960 के दशक के बाद नाटककार ने क्या किया, लोकतंत्र के खोखलेपन और राजनीतिक अपराधीकरण वगैरह को निशाना बनाकर नाटक लिखा, जिसमें आता हमारा संसदीय लोकतंत्र पर प्रहार। सर्वेसर दयाल सक्सेना ने नाटक बकरी, जो उनका नाटक है बकरी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें प्रतीक वगैरह के रूप में दिखाया गया है कि कैसे राजनेता आम जनता का शोषण करके स्वार्थ पूरा करती है। यानी इस नाटक के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे एक राजनेता जो है आम जनता का शोषण करके अपना स्वार्थ पूरा करती है, ठीक है। फिर है सत्ता का क्रूर चेहरा, मुद्रा राक्षस का मार जीवा
और लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटक तत्कालीन प्रशासनिक मशीनरी और सत्ता के दमनकारी चरित्र का उजागर करते हैं। यह राष्ट्रीयता का अर्थ सत्ता के चाटुकारी नहीं बल्कि व्यवस्था को गलतियों को बेनकाब करना, यानी इनके द्वारा जो लिखा गया था नाटक वगैरह उसके माध्यम से सत्ता का क्रूर चेहरा को सामने जनता के सामने लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, आगे दूसरा है, बोल रहा है कि सामाजिक चेतना, मध्यवर्गीय संकट और मानवीय संबंधों की टूटना। समकालीन नाटकों में सामाजिक चेतना का केंद्र बिंदु क्या था? तो वो था आधुनिक मनुष्य का अकेलापन और पारिवारिक विघटन। औद्योगिकरण और शहरीकरण ने सामाजिक मूल्यों को पूरी तरह से बदल दिया। यानी क्या हुआ, समकालीन नाटकों में सामाजिक चेतना का केंद्र क्या रहा? तो देखिए, जब आज़ादी हुआ तो लोग जो है शहरीकरण औद्योगिकरण के कारण आधुनिक मनुष्य जो है अकेलापन ज़्यादा महसूस करने लगे। लोग इधर से उधर जो है परिवार टूटने लगा, विघटन होने लगा। तो ये सब जो है दिखाया गया है। अधूरेपन का जो त्रासदी था, मोहन राकेश का नाटक जो है आधे अधूरे समकालीन सामाजिक चेतना का मील का पत्थर है। यह नाटक दिखाता है कि एक छत के नीचे रहने के बावजूद परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। सावित्री का जो पात्र है इस नाटक में एक ऐसी स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है जो पूर्णता की तलाश में अंततः खाली रह जाती। यानी कहने का मतलब है एक ही छत के नीचे दो लोग हैं लेकिन दोनों जो है अजनबी जैसे हैं। तो ये ऐसे दिखाया गया है। फिर है जाति और धर्म का प्रश्न। भीष्म सहानी का कबीरा खड़ा बाजार में और स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म कट्टरता पर तीखा प्रहार करता है। ये नाटक बताते हैं कि जब तक समाज के भीतर समानता नहीं आएगी राष्ट्र जो है उसका विकास अधूरा ही रहेगा। तो ये सभी नाटकों के माध्यम से जाति और धर्म का प्रश्न दिखाया गया है। ठीक है, और बताया गया है कि राष्ट्र में जो है समाज मतलब धर्म और जाति से उभर के समानता बहुत जरूरी है, तभी राष्ट्र का विकास हो पाएगा। अब आगे हम लोग का तीसरा है, वो है राष्ट्रीय चेतना, मिथकों और इतिहास की आधुनिक व्याख्या। समकालीन नाटकों में राष्ट्रीय चेतना का अर्थ केवल सीमा की रक्षा या झंडा फहराना नहीं है बल्कि मानवीय संकट को समझना भी है। यानी समकालीन नाटक के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का अर्थ ये हुआ कि सिर्फ रक्षा करना सीमा का यानी बॉर्डर का या फिर झंडा फहराना नहीं है बल्कि जो भी मनुष्य का संकट है, मानवीय संकट है, उसे भी समझना है। तो ये दिखाया गया है, जिसमें युद्ध और नैतिकता। धर्मवीर भारती का अंधा युग राष्ट्रीय चेतना का वैश्विक दस्तावेज। महाभारत के युद्ध के माध्यम से यह नाटक परमाणु युग की विनाशकारी प्रवृत्तियों पर प्रहार करता है। यह राष्ट्र का संचेत करता है कि यदि बुद्धि अंधी हो जाए तो मर्यादाएं टूट जाए तो राष्ट्र का अंत निश्चित है। तो ये दिखाता है, ये बताता है अंधा युग। ठीक है, फिर आगे हमारा सांस्कृतिक अस्मिता। शंकर शेष के एक और द्रोणाचार्य जैसे नाटक पौराणिक कथाओं को आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के भ्रष्टाचार से जोड़कर राष्ट्रीय चेतना का पतन पर सवाल उठाते हैं। ठीक है, फिर हमारा आगे जो वो है सक्रिय जन चेतना, जो कि नुक्कड़ नाटक और सड़क का रंगमंच। तो समकालीन युग की एक विशिष्ट पहचान नुक्कड़ नाटक है जिसने राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का सीधे जो है जनता के बीच पहुंचाया है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से डायरेक्ट जनता तक पहुंचाया है, जिसमें देखिए प्रतिरोध का स्वर। सफदर हाशमी ने चंद नाट्य मंच के माध्यम से रंगमंच को राजनीतिक बदलाव का औजार बनाया। हल्ला बोल और मशीन जैसे नाटकों ने मजदूरों, किसानों और दबे कुचले लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। यह वह चेतना थी जिसने रंगमंच को ऐसी सभागारों से निकालकर धूल और पसीने के बीच खड़ा किया। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है जो हमारा जन नाट्य मंच सफदर हाशमी ने जो जन नाट्य मंच के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों तक, मजदूरों तक, दबे कुचले लोगों तक जो है उनके अधिकार को वगैरह को जागृत किया, लोगों के बीच लाया। ठीक है,
आगे पांचवा है दोस्तों, वो है स्त्री विमर्श आधी आबादी की वैचारिक क्रांति। तो समकालीन नाटकों में राष्ट्रीय चेतना का एक अनिवार्य हिस्सा जो है स्त्री पुरुष की समानता रहा है। मुर्दला गर्ग, कुसुम कुमार और मुन्नू भंडारी जैसे लेखकों ने नाटकों में स्त्री को केवल वस्तु के रूप में नहीं बल्कि एक निर्णय लेने वाली इकाई के रूप में प्रस्तुत किया है। राष्ट्र की प्रगति के लिए स्त्री की आर्थिक और वैचारिक स्वतंत्रता को इन नाटकों में प्रमुखता दी गई। यानी समकालीन नाटक में क्या किया गया है, स्त्री और पुरुष को समान रूप से देखा गया, ठीक है, जिसमें इसे जो है सिर्फ वस्तु के रूप में नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो ये सभी था हमारा समकालीन नाटकों के बारे में। आगे थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष लिखा है कि समकालीन हिंदी नाटक प्रतिरोध का साहित्य है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना का अर्थ व्यवस्था के खामियों को सुधारना, सामाजिक चेतना का अर्थ बदलते मानवीय मूल्यों को समझना और राजनीतिक चेतना का अर्थ जो है सत्ता के प्रति जनता को जागरूक करना। तो समकालीन नाटककारों ने रंगमंच को समाज का वह आईना बना दिया जिसमें व्यवस्था की हर कुरूपता यानी जो भी कमियां वगैरह उन सभी को साफ देखी जा सके। यही कारण है कि आज का नाटक केवल प्रदर्शन की वस्तु ना रहकर एक गंभीर सामाजिक हस्तक्षेप बन गया, ठीक है। तो ये हमारा समकालीन हिंदी नाटक वगैरह में जो भी आजकल की कमियां वगैरह है, जो भी जो है व्यवस्था वगैरह की खामियां वगैरह, उन सभी चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये हमारा मेजर आर्ट जो है हिंदी था और इसमें हमने सिर्फ 7 ही प्रश्न लिए हैं और यही 7 प्रश्न जो है दोस्तों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, बस यही आप अगर अच्छे से कर लेते हैं और आपको जो है ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा वो कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छे से चल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम का और अच्छे मार्क्स से जो है आप पास भी हो जाइएगा। तो यही एक वीडियो था, जो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।